राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? याद रखना 33% क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है। आगे बाबू, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना 1988 में की गई थी। आगे देखते हैं आगे क्या है। जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना देहरादून में स्थित है। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो आगे, भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो याद रखना देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो याद रखना नागपुर में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिस वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है? तो याद रखना के. एम. मुंशी। वन रोपण प्रक्रिया और पेड़ लगाने की देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो याद रखना 21.05% पर। ठीक है, 21.05% पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो याद रखना हरियाणा के। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण निर्बाध है? तो याद रखना संपूर्ण भूमि का 33%। ठीक है, संपूर्ण भूमि का 33% हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो आगे वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, याद रखना पूर्वी डेक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो याद रखना राज्य हो जाएगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? तो याद रखना सुंदरबन में पाई जाती है। पीवीआई बाबू इसे जरूर नोट पॉइंट कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है सवाल। अगला है नीलगिरी पहाड़ियां में पेड़ की समान जाती है? तो याद रखना टीक यानी कि सागौन का। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो आगे है किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो याद रखना सुंदरबन को, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत के राज्यों में से किस में सगौनों का वन पाया जाता है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो याद रखना उष्णार्ध पतझड़ वन। ठीक है, उष्णार्ध पतझड़ वन हो जाएगा। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना मैंग्रोव वन कहा जाता है। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो आगे भारत में मैंग्रोव वन वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो याद रखना जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। बाबू, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? तो याद रखना जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। बाबू, ठीक है, तो याद रखिएगा। फूलों की घाटी स्थित है कहाँ? तो याद रखना उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखना केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो याद रखना सदाहरित। किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो याद रखना नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा राज्य है जो शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू। गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टाइन क्षेत्रों में से किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरबन कहा जाता है? तो याद रखना सुंदरी के बाबू। ठीक है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। तेंदुपत्ती का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन है? तो याद रखना पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भोजपत्र वृक्ष मिलता है तो याद रखना हिमालय में। लिसा प्राप्त होता है तो याद रखना चीड़ के वृक्ष से। ठीक है, तो चलिए आगे को चलते, आगे क्या है। जो आगे सगौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं? सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भितरकनिका जो कि उड़ीसा में पड़ता है, पिचवरम जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वेमदान कर्नाटक में पड़ता है। जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन क्या है। आगे सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है कौन? खेजड़ी हो जाएगा। खेजड़ी हो जाएगा, जो भी खेजड़ी लगा रहे हैं बाबू उनका सही है। आगे लंबी जड़ें और नुकीले कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समान रूप से पाए जाते हैं। कहा? याद रखना पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। याद रखना है पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है।
आगे भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो याद रखना जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो याद रखना देहरादून, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो याद रखना वनों के काटने से रोकने से। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। केंद्र सरकार ने नई वन नीति घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1928 में की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा सबको। आगे बाबू के राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब कहाँ की गई थी? तो याद रखना 1921 में भोपाल में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला टॉपिक का नाम है बाबू भारत के राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बिहार एवं वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, तो देखते हैं अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो बायोस्फीयर रिजर्व बाबू। ठीक है, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है, याद रखना हरियाणा बाबू। ठीक है, आगे देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित थे? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना पेरियार हो जाएगा। दागची गामम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ स्थित अवस्थित है? तो याद रखना राजस्थान में अवस्थित है। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखना मणिपुर में स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो याद रखना गैंडा के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं बाबू, अब क्या है। नल सरोवर पश्चिम यानी कि नल सरोवर पश्चिम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना गुजरात राज्य में स्थित है। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो याद रखना जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखना असम में स्थित है। केवला देव घाना पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? तो याद रखना भरतपुर राजस्थान में स्थित है। नंदा देवी जीवन मंडल किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना उत्तराखंड में अवस्थित है। मानस पशु विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना असम में अवस्थित है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है कौन? तो याद रखिएगा काजीरंगा बाबू। ठीक है, अभयारण्य राइनो के लिए क्यों जाने जाते हैं? तो याद रखना काजीरंगा जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं। आगे क्या है जो आगे किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स की स्थित है? याद रखना उत्तराखंड में। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। याद रखना व्याघ्र के लिए, व्याघ्रों के लिए याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है कहाँ? याद रखना गुजरात में। राजा जी राष्ट्रीय पार्क पार्क एक प्राकृतिक आवास है जो कि कहाँ पड़ता है? तो याद रखना एशियाई हाथी का बाबू। राजा जे राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है जो किसके लिए है? तो याद रखना एशियाई हाथी के लिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो याद रखना कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखना बनर घट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो याद रखना 1916 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो याद रखना 1970 में कोलकाता में की गई थी। भारत में सबसे बड़ा अभयारण्य बाघ अभयारण्य स्थित है। याद रखना कॉर्बेट बाग। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉसिल पार्क स्थित है। याद रखना जैसलमेर में। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। याद रखना तेंदुआ बाबू। ठीक है, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तेंदुआ पाया जाता है। आगे भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए थे? याद रखना सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी में। आगे है कौन एक टॉप स्लीव के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व में वन्य जीव कोष का प्राकृतिक लाल पांडा हो जाएगा। एक सिंगल वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो याद रखना पश्चिम बंगाल एवं असम में पाए जाते हैं। आगे बाबू की जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना की स्कीम कौन सी थी? तो याद रखना नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो याद रखना शांत घाटी में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना काजीरंगा अभयारण्य में। बांदीपुर प्रोजेक्ट
टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना मध्य प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना राजस्थान बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं बाबू, जिसमें कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखना उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा थे। आगे देखते हैं बाबू, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था? तो याद रखना 1972 में बनाया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा वन जीव अभयारण्य है? तो याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, कौन सी एक विशाल कृंतक जो पेड़ों के ऊपर रहती है? तो याद रखना भारतीय विशाल गिलहरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे को चलते बाबू, अगला टॉपिक का नाम क्या है? याद रखना भारत की मिट्टियां बाबू। ठीक है, अगला टॉपिक का नाम है भारत का मिट्टियां, 13 नंबर टॉपिक है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो याद रखना जलोढ़ पर बाबू। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना बांगर के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा समानता कैसी बनी है? तो याद रखना तलोचन बाबू। ठीक है, तलोचन से बनी है। चलिए आगे को चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे देखते हैं। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, जो कि बांगर है। ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो याद रखना लाल मिट्टी के लिए। ठीक है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो याद रखना काली मिट्टी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो याद रखना काली मिट्टी होती है। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो याद रखना काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो याद रखना कपास की खेती के लिए। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो याद रखना काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है आगे है भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के लिए अपचय के कारण निर्मित है हुई है? तो याद रखना है रेगुर मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। रेगुर किसका नाम है? तो याद रखना काली मिट्टी का ही नाम है बाबू। ठीक है, काली मिट्टी की स्थानीय रूप से रेगुर या कपासी मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाने जाता है। इस मिट्टी को अगला क्वेश्चन से क्या है, इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। वह कौन सी है? तो याद रखना है काली मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो याद रखना आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो याद रखना मलबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में कौन कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुबर हो जा रहा है? तो याद रखना लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जी आगे धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो याद रखना दोमट हो जाएगा। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो याद रखना वन रोपण द्वारा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो याद रखना काली मिट्टी हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे है मखरैला मिट्टी किसका परिणाम है होता है? तो रखना निथरन का नहीं लीचिंग का। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो याद रखना अवन नलिका यानी कि गली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन अवन नलिका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो याद रखना काली मिट्टी में। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है जो आगे किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? तो याद रखना अम्लीय कबाब। ठीक है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो याद रखना राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे सिंचाई के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक का नाम है सिंचाई के साधन। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा प्रमुख साधन क्या है? कुएं एवं नलकूप हो जाएगा। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितना है? तो याद रखना 31.1% है। ठीक है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी 56% है। देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में तालाब की सिंचाई की भागीदारी 6% है। तो याद रखिएगा ये सबको। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई
के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो याद रखना दक्षिणी भाग, ठीक है। किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो याद रखना तमिलनाडु का। नलकूपों का की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन सा राज्य अग्रणी है? तो याद रखना पंजाब हो जाएगा। कुआं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन है? तो याद रखना गुजरात हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो याद रखना सतलज नदी से जल मिलता है, ठीक है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? तो याद रखना इंदिरा गांधी नहर बाबू, ठीक है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है? तो याद रखना गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो याद रखना गंडक नदी से पानी आता है। राजस्थान का नहर का क्या नाम है? तो याद रखना इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है, जो कि लघु एवं बृहद परियोजना से, ठीक है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो याद रखना दक्कन के पठार में। भारत की सिंचाई क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो याद रखना लघु एवं बृहद परियोजना से। याद रखना लघु एवं बृहद परियोजना से, ठीक है। शारदा सहायक रामदेश शारदा सहायक रामदेश परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है कि कृषि कृषि उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन बी है बहु फसली खेती द्वारा भूमि उपयोगों के प्रारूप को बदलना। और ऑप्शन सी है भू प्रबंध का सुधार करना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे को चलते बाबू, आगे क्या है जो अगला टॉपिक का नाम है, कृषि बाबू, ठीक है। अगला टॉपिक का नाम क्या है? कृषि हो जाएगा। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि हो जाएगा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो याद रखना गेहूं हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा सब जितना भी बताते हैं जितना आपको, ठीक है। अगले है किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखना कृष्णा और गोदावरी डेल्टा को। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। तो याद रखिएगा सबको, ठीक है। आगे बाबू, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो बताइएगा, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो हमेशा याद रखिएगा गेहूं का हो जाएगा। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं, अगला क्या है जो सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? बताइएगा, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो हमेशा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे भारत में अधिकतम किस कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है? तो याद रखना चावल हो जाएगा। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? तो याद रखना चावल हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य जूट प्रमुख उत्पादक है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो याद रखना दार्जिलिंग में होती है। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो याद रखना असम में, ठीक है। ये सबको याद रखिएगा। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो याद रखना कुर्ग में। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना यूपी हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश कहते हैं। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो याद रखना केरल में होता है। तो याद रखिएगा, नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताइएगा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में से जाना जाता है? तो याद रखना पंजाब को। हरित क्रांति का अर्थ क्या था? कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना, ठीक है। तो याद रखना भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? याद रखना डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है। आगे को चलते हैं, आगे क्या है जो आगे भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना गुजरात हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना मध्य प्रदेश हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल हो जाएगा। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है दालों के लिए, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर से। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या हो जाए। आगे फल का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना प्रथम स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना 1970 में। ये सबको याद रखिएगा, ठीक है।
आगे बाबू श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? याद रखना दुग्ध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन को। भारतीय कृषि का इतिहास किसने नहीं लिखा? ये एम.एस. रंधावा ने। याद रखिएगा, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? एम.एस. रंधावा ने। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। देश में एंग्रो इकोलॉजी क्षेत्र है, बताइएगा कितने हैं? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 में एंग्रो इकोलॉजी क्षेत्र है, कितने? तो याद रखना 20 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो याद रखना GBPAU पंतनगर बाबू, ठीक है, पंतनगर हो जाएगा। हरित क्रांति से गहरा संबंध रखा है कौन? तो याद रखना डॉक्टर स्वामीनाथन का, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, भारत में सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बाबू, उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है, एमपी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? बताइएगा, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना झींगा उत्पादन से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखना आलू उत्पादन से, ठीक है। तो चलिए आगे को चलते हैं बाबू, आगे आगे भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो याद रखना चावल का। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता लेकिन जमाव नहीं है? तो याद रखना चाय की बात, ठीक है। खरीफ की फसल काटी जाती है तो नवंबर के प्रारंभ में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो हमेशा रखना नवंबर की प्रारंभ में। कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना नासिक हो जाएगा। झूम क्या है? तो याद रखना कृषि का एक तरीका है बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। किस जिले में कॉफी का अधिक उत्पादन होता है? तो याद रखना कुग्र जिले में। कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो याद रखना बंगाल के डेल्टा टाई क्षेत्र में। नीलगिरी की पहाड़ियों के क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो याद रखना कॉफी की। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? तो याद रखना तमिलनाडु हो जाएगा। किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो याद रखना गन्ना का, ठीक है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है? तो याद रखना झांसी में। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में राज्य में है। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो याद रखना 70 हो जाएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्था अवस्थित है तो बेंगलुरु में। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु है? तो याद रखना 127 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन है? तो याद रखना गेहूं हो जाएगा। भारत में मुख्य रूप कृषि पदार्थ आयात आयात मद है? तो याद रखना खाने योग्य तेल भाव, ठीक है। केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? तो याद रखना गरम मसाले के लिए। पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो याद रखना तिलहन से। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन है? तो याद रखना है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कपास, तिलहन और जूट और गन्ना। भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ हो जाएगा। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म IR8 हो जाएगा, ठीक है। IR8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं, आगे क्या है जो आगे भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। 1966 के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है थी, जिसमें गेहूं किसकी हुई थी? तो याद रखें गेहूं की। अगला टॉपिक का नाम है भारत के ऊर्जा संसाधन। भारत के ऊर्जा संसाधन, ठीक है, तो देखेंगे इसको।
भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना तापीय हो जाएगा। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई थी? बीजी नजामबाबू। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किसकी स्थापना की गई थी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को। काकर पारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य में है। आगे तक देखते हैं आगे क्या है जो आगे है कैगा में क्या होता है? कैगा में क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। कैगा में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है। आगे कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो याद रखना तारापुर, जो कि कहाँ किस राज्य में पड़ता है? तो याद रखना महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे क्यों चलते बाबू, आगे क्या है? भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमेशा रखना हिमाचल प्रदेश में के मणिकर्ण में। याद रखना हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में। ठीक है, आगे देखते हैं देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युतीय का योगदान कितना है? तो याद रखना 70% है, जो कि ताप विद्युतीय का योगदान है। आगे भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो याद रखना कावेरी नदी पर बनाया गया है, जो कि शिव समुद्रम परियोजना है। वो कौन सा परियोजना है? तो याद रखना शिव समुद्रम परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे को चलते बाबू, आगे क्या है देखते हैं। आगे एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमेशा रखना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं कि भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? तो याद रखना दार्जिलिंग में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई है? तो हमेशा रखना दार्जिलिंग में। आगे देखते हैं ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। आगे है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो याद रखना शिव समुद्रम में बाबू। ठीक है, शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। आगे देखते हैं भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा को कितने प्रतिशत आपूर्ति कोयले से होती है? तो याद रखना 67% पूर्ति कोयले से होती है। आगे देखते हैं कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो याद रखना कोयला हो जाएगा। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का स्रोत प्रधान कौन है? तो याद रखना कोयला हो जाएगा। उड़ान एक ऐसी गैस है आधारित शक्ति परियोजना है, याद रखना, जो कि महाराष्ट्र में। उड़ान एक गैस से आधारित शक्ति परियोजना है, जो कि महाराष्ट्र में। केंद्रीय जल विद्युत एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? याद रखना खड़ग बाशालम बाबू। ठीक है, खड़ग बाशलम हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है? आगे है भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो हमेशा रखिएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं बाबू, अगला टॉपिक का नाम है खनिज। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक का नाम क्या है? खनिज है, तो खनिज को पढ़िएगा। ठीक है, अगला है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है, तो याद रखना छोटा नागपुर का पठार। याद रखिएगा, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कौन कहलाता है? तो याद रखना छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। आगे की कहाँ से आगे है कि कहां से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो याद रखना बेलाडीला से। अब बेलाडीला से बाबू याद रखना उत्तम प्रकार की लौह अयस्क की प्राप्ति होता है, तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू कि केंद्रमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुंदन की पहाड़ियां किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना लौह अयस्क खनिज के लिए। हमेशा याद रखिएगा लौह अयस्क खनिज के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो याद रखना छत्तीसगढ़ है, जो कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है? आगे है कि भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का होता है? तो याद रखना हेमेटाइट प्रकार का होता है। याद रखिएगा हेमेटाइट प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो याद रखना उड़ीसा हो जाएगा, जो कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो याद रखना राजस्थान में जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आगे है कि कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो याद रखना मध्य प्रदेश है, जो कि भारत में मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है। कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना अभ्रक के लिए। आगे देखते हैं बाबू अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखना प्रथम स्थान है, जो कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? तो याद रखना प्रथम स्थान हो जाएगा। चलिए आगे कुछ चलते हैं बाबू, क्या है? भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो रखना मकराना में पाया जाता है। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो याद रखना सफेद संगमरमर निकाला जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। हमेशा याद रखिएगा हीरा के लिए प्रसिद्ध है बाबू। ठीक है, आगे देखते हैं सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा, जो कि सोना की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो याद रखना केरल में। हमेशा याद रखिएगा केरल में
विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है कि कौन सा एक राज्य में भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? झारखंड है, जो कि अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो याद रखना थोरियम के बाबू। ठीक है, याद रखना हमेशा थोरियम के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध देगान खान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना राजस्थान में स्थित है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितना है? तो याद रखना 40% है। झारखंड में कोयले की खान की स्थिति है, तो याद रखना झरिया बाबू, याद रखना झारखंड में कोयले की खान स्थित है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, याद रखना कोयले क्षेत्रों से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो याद रखना कोयले क्षेत्र से संबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? याद रखना झरिया का। किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? याद रखना झरिया का। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं, याद रखना झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहां से? जो हमेशा रखिएगा झारखंड से। सबसे बढ़िया कोयले कारी कोयला प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना झरिया से ही। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा आप सादी चट्टानों में। ठीक है, अब सादी चट्टानों में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो याद रखना डिगबोई में। तेल एवं एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सबको याद रखिएगा। बॉम्बे हाइट्स संबंधित है किससे? तो याद रखना तटीय तेल क्षेत्र से। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त है? तो याद रखना हजारीबाग से। भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला किस वर्ग के स्थानों के से क्रमबद्ध है? तो याद रखना क्षेत्रीय कोयला केंद्र मुख्य झरिया से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो याद रखना जादू गोड़ा में। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक है? तो याद रखना झारखंड हो जाएगा। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना हैदराबाद में। तो हमेशा याद रखिएगा, भारत का डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन है? तो बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बाबू, धारा बाड़ा हो जाएगा। ठीक है, धारा बाड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है। विंध्य शैली विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चुना पत्थर का। भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो हमेशा याद रखिएगा दक्षिण पूर्व में। हमेशा याद रखिएगा दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन से कि भारत के निम्नलिखित में भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा धाराबाड़ा क्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है? बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो हमेशा याद रखिएगा लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी बताइएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एपी हो जाएगा। ठीक है, एपी हो जाएगा। ए से आंध्र प्रदेश, ए से आंसर हो गया। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि ज्ञान की बातें हैं कि आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक उत्पादन नेल्लोर जिले से में होता है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक उत्पादन कहां से होता है? तो नेल्लोर जिले से होता है। अतः आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद इसके अभ्रक उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नेल्लोर जिला विभाजित आंध्र प्रदेश का ही भाग है। याद रखिएगा, नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश क्या है भाग है। आगे बेलाड जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना लौह स्केल के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है इससे सवाल। ठीक है, ये सबको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है जो आगे की कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो याद रखना झारखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पाए जाते हैं? तो हमेशा याद रखिए झारखंड में पाए जाते हैं। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पाए जाते हैं? झारखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन और क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गए हैं? तो याद रखें यूरेनियम निक्षेप में बाबू। ठीक है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो याद रखना पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए जाते हैं? तो याद रखना रायपुर में बाबू। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में है। याद रखिएगा, पहला हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, दूसरा छत्तीसगढ़ आता
जाता है, तीसरा उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, आगे बाबू छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध हुआ है, खनिज बाबू। ठीक है, खनिज संसाधनों का सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन है, तो याद रखना कर्नाटक हो जाएगा। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में पाए गए हैं, तो याद रखना आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है, किसको भूरा कोयला कहा जाता है, तो याद रखना लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है, तो याद रखना दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे है बाबू, कि नाम चीक या नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, याद रखना अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक का नाम है उद्योग। अब अगला टॉपिक क्या है, उद्योग हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ है, तो याद रखना कुल्टी में बाबू। ठीक है, कुल्टी में हो जाएगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो याद रखना ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था, तो याद रखना राउरकेला स्टील संयंत्र, जो कि पश्चिम जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखना 1965 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है, भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है, तो याद रखना रूस की मदद से स्थापित किया गया है। आगे है, वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है, तो याद रखना मुंबई हावड़ा वाया रायपुर बाबू। ठीक है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत थे, तो याद रखें कपड़ा उद्योग में। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था, तो याद रखना जूट तथा रुई उद्योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे है कि देशों में आधुनिक तकनीक पर अधिकार आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1894 ईस्वी में हुआ था। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ था, तो याद रखना कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे तो चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे की स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसके, याद रखना लोहा एवं क्रोमियम की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरबा का महत्व क्या है बताइएगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है किसके लिए, याद रखें एल्यूमिनियम के कारण। अब ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है जो आगे बाबू कि भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो याद रखना राजस्थान है, जो कि सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य माना जाता है। भारत पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना लुधियाना हो जाएगा, जो कि हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखना चेन्नई में स्थापित किया गया था। आगे बाबू के भारत में उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखना रानीपेट में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श रसायन पाई जाती है, तो याद रखना गुजरात में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है, तो याद रखना हथकरघा उद्योग हो जाएगा। नेपा नगर किस उद्योग के लिए माना जाता है, तो याद रखना अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। ठीक है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई है, तो याद रखना मरहौर में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित कहाँ होती है, ये हुआ है, तो याद रखना मरहौर में। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे कपास उद्योग की जिन कच्चे माल पर आश्रित होते हैं वे हैं भारत हरास मूलक हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, याद रखना बरौनी में बिहार में तेल शोधक कारखाना है। कौन सा प्रमुख उद्योग मोरी में स्थापित है, याद रखना एल्यूमिनियम उद्योग हो जाएगा। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था, याद रखना मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो याद रखना डिगबोई में स्थापित किया गया है। पर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, याद रखना जामनगर में है। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है, याद रखना टाटा नगर के नजदीक है। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, याद रखना वाराणसी और पेरम्बुरम में। ठीक है, वाराणसी और पेरम्बुरम में बनाए जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा भारत में रेल का डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो वाराणसी एवं पेरम्बुरम में। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, वे दो राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो पंजाब और तमिलनाडु हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दियाल सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है, तो बरेली हो जाएगा। झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र है, तो बोकारो में। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं, तो पंजाब एवं हरियाणा हो जाएगा। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, याद रखना पटना में। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखना उत्तर प्रदेश को भारत के चीनी का कटोरा कहा जाता है। शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। भारतीय जूट उद्योग के लिए एक प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है, तो याद रखना बांग्लादेश हो जाएगा। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो याद रखना चेन्नई में स्थित है। ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है जो
आगे बाबू कि कौन सा राज्य चीनी का प्रमुख उत्पादक है, तो याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य है जो कि चीनी का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना टैनिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक का नाम है परिवहन व्यवस्था बाबू। अगला टॉपिक का क्या नाम है, परिवहन व्यवस्था। तो इसको देखते हैं। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कैमा है, तो याद रखना द्वितीय हो जाएगा। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर यानी कि मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से थाने तक बीच चली कब, तो याद रखना 16 अप्रैल 1853 को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो याद रखना गोरखपुर में। कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो याद रखना रोहा मंगलूर को। तो हमेशा याद रखिए कोंकण रेलवे जोड़ती है किसको, रोहा और मंगलुरु को। का काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है, तो याद रखना पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू कि किसके शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो याद रखना शेरशाह सूरी के शासन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति दूसरी है। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रैक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है, तो याद रखना पश्चिम बंगाल के साथ जोड़ती है, ठीक है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारा मिलते हैं किससे, तो याद रखना झांसी से मिलते हैं। तो भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, तो याद रखना 17 जोन में यानी कि जोन में विभक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहा है, याद रखना हुबली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर है स्थित है, याद रखना हाजीपुर में। हाजीपुर में बाबू भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी, तो याद रखना 1925 में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, तो याद रखना डक्कन क्वीन बाबू, ठीक है। डक्कन क्वीन भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। जो भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो याद रखना मुंबई हो जाएगा, और कोलकाता में दो रेलवे जोनों का मुख्यालय। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहां पर स्थित है, याद रखना दिल्ली में है। एयर इंडियंस का मुख्यालय कहां है स्थित है, याद रखना मुंबई में हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, याद रखना कोलकाता में है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है बताइएगा। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है, तो याद रखना 13 मुख्य बंदरगाह हो जाएगा। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हो जाएगा, 13 मुख्य बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है, याद रखना तट रेखा पर है सीधी और सपाटा है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, याद रखना मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखना मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, याद रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखना विशाखापत्तनम हो जाएगा। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है, तो याद रखना चेन्नई हो जाएगा, जो कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। तो याद रखिएगा आगे बाबू विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो याद रखना 16.6% वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए आगे को चलते हैं आगे क्या है। जो आगे कि भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो याद रखना महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन से बाबू की निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक हाल ही में छो पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मुंबई तथा पुणे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं आगे क्या है। जो अगला प्रश्न है बाबू कि भारत की पहली रेलवे लाइन किस स्थानों के बीच कब बनी, याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंबई और थाने के बीच 1853 में बनी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बाबू आगे क्या है। जो आगे है बाबू कि देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है, तो याद रखना रेलवे हो जाएगा। पहिए एवं एक्सेल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है, तो याद रखना बेंगलोर में स्थित है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली है, तो याद रखना दिल्ली से बेंगलोर के मध्य चली है। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में व्यवस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने में से संबंधित है, तो याद रखना रेलवे टेल निगम हो जाएगा, रेलवे टेल निगम हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यकाल का नाम क्या है हुआ, तो याद रखना पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा। अब तक
काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो याद रखना फेयर क्वीन हो, जबकि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन माना जाता है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना 1911 में भारत में वायु परिवहन का विकास हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बाबू, कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो याद रखना कोलकाता हल्दिया हो जाएगा। ने हावेस बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो याद रखना मुंबई में स्थित है। भारत के पारादीप एवं कांडला पतन किस तट पर स्थित है? याद रखना क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे की भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। मरमागो पतन स्थित है? याद रखना गोवा में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन है था? याद रखना कांडला हो जाएगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखना महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? याद रखना इलाहाबाद हल्दिया हो जाएगा। चलिए आगे को चलते हैं, आगे क्या है जो आगे कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? याद रखना राष्ट्रीय राजमार्ग से। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है? याद रखना बिहार में स्थित है। रेल मंत्रालय विलेज जॉन ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? याद रखना 2004 में। सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी से, याद रखिएगा। आगे है बाबू कि भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है जो है? तो याद रखना मुंबई हो जाएगा। भारत में अंतर स्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखना गंगा नदी हो जाएगा। अगला टॉपिक का नाम है संचार। देखिएगा अगला टॉपिक का क्या नाम है, याद रखना संचार, जो कि 20वां टॉपिक है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना 1837 में भारत में सर्वाधिक सार्वजनिक डाक सेवा की शुरुआत हुई। वीवीआई प्रश्न बाबू एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? याद रखना 1854 में हुआ था। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो याद रखना भारत में विश्व में सर्वाधिक डाकघर है। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ था? याद रखना 1854 में मुद्रित हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे है भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? याद रखना लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुआ था। डाकघर बचत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? याद रखना 1885 में हुआ था। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना 1972 में हुई थी। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा का प्रारंभ हुआ था? याद रखना 1986 में हुई थी। ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुई? याद रखना 1995 में भारत में मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ हुई थी। भारत में कितने पिन कोड जोन हुए? याद रखना 9 पिन कोड जोन है। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो याद रखना 6 संख्या होती है। ग्रीन चैनल क्या है? तो याद रखना स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा। भारत में एसटीटी सेवा कब और किन नगरों के मध्य प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना 1960 में ईस्वी में लखनऊ कानपुर के मध्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे कुरियर सेवा के प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? याद रखना 1986 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू, जनसंख्या एवं नगरीकरण हो जाएगा। अगला टॉपिक का नाम है जनसंख्या एवं नगरीकरण। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? याद रखना 1872 में हुई थी। याद रखिएगा, इससे एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर आता है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं, तो याद रखना जनसंख्या से लेकिन 1 या 2 प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड मे के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? याद रखना केरल में। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे कि भारत के मारूम राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य कौन है? तो याद रखना बिहार हो जाएगा। मेगापोलिस समानता कितनी जनसंख्या वाले नगरे होते हैं? तो याद रखना 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरे होते हैं। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन है? तो याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो याद रखना मिजोरम में हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या है जो भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो देखना पहला हो जाएगा, केवल राज्यों में पहला हो जाएगा। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 8.04% है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखना तेलुगु हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू, भारत के राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? याद रखा अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे कम है। भारत की
वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितना है? 5.6% है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? 2045 तक। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास के महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? 2019 को। अगला टॉपिक का नाम है भारत की जनजातियां। अगला टॉपिक का क्या नाम है? भारत की जनजातियां। देखेंगे भील जनजातियां कहाँ पाई जाती है? तो ज्यादातर महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजातियां कौन है? तो गोंड जनजातियां। गारो जनजातियां मेघालय की है। बोडो निवासी गारो पहाड़ की में है। गद्दी की लोग निवासी हिमाचल प्रदेश के। सोम सोम पेन जनजाति कहीं पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में वो जो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो याद रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, गारो खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो मेघालय राज्य में। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन है? तो गोंड जनजातीय समूह है। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास एंड हो गया, यानी कि भारत का भूगोल संपूर्ण खत्म कर दिए। भारत का भूगोल यानी कि संपूर्ण रूप से क्या कर दिए? खत्म कर दिए बाबू। ठीक है, मैराथन था भारत का भूगोल का। अगला मैराथन आएगा विश्व का भूगोल बाबू, याद रखिएगा। अगला मैराथन क्या आएगा? विश्व का भूगोल। याद रखिएगा। आप लोग को कैसा लगा क्लास? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा जो। ठीक है, और